Good morning, students. Welcome to all of you in New Rajasthan Public School SST classes. Dear students, अभी तक हम आपका हिस्ट्री का पोर्शन देख रहे थे जिसमें हमने ग्लोरियस इंडिया पूरा अच्छे से पढ़ लिया 7 क्लासेस के अंदर। अब हम इसके आखिरी क्लास लेने जा रहे हैं, क्लास 8। इसमें इसके क्वेश्चन आंसर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एक जो कि आपको होमवर्क के लिए भी काम आएगा और एग्जाम के लिए भी काम आएगा। तो आज का हमारा सेक्शन है क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर में आपके 3 टाइप के क्वेश्चन है बेटा इस बार आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, और अब वो कहां से आएंगे, वो आपको एक तो अंदर से अच्छे से पढ़ना होगा चैप्टर को जो मैंने पढ़ा है, और फिर आपको डेस्क वर्क जब सॉल्व करोगे तो अंदाजा लग जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आ सकता है और कैसे उसको करना है। आपके मेनली होमवर्क में और जो आपको स्टडी करना है 3 टाइप के क्वेश्चन इधर देखने को मिलेंगे। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को इधर मिलेंगे। और इसके अलावा मैपिंग वगैरह भी कई बार पूछी जाती है, तो वो मैपिंग मैं आपको एक मैपिंग का पर्सनल सेक्शन रखूंगा और उसमें पूरी मैपिंग अच्छे से बताऊंगा, मिडिल ऑफ द ईयर भी बताऊंगा, और लास्ट में तो हम बताएंगे ही बताएंगे जब एग्जाम वगैरह आने लगेंगे। तो मैपिंग हम अच्छे से क्लियर करेंगे पर्सनल क्लास लेके। आपको मेनली ये 3 टाइप के क्वेश्चन करने हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। इनकी वर्ड लिमिट में बता दूं, लाइक कई बार डिफाइन होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो आपको है ना, ये लिखना है 20 to 30 वर्ड्स में। ये लिखना है आपको 60 to 80 वर्ड्स में। हालांकि वर्ड लिमिट कम हो सकती है अगर आप कहीं और देखेंगे, और इसको आपको लिखना है 80 to 100 वर्ड्स में। आप कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, वर्ड का कोई ज्यादा खास रोल नहीं है, ये तो वैसे बताया जाता है। वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप कम लिखिए, लेकिन अच्छा लिखिए, सही लिखिए, आंसर तब आपका माना जाएगा। ये नहीं कि आप, कई बच्चों को आदत होती है वो सप्लीमेंट्रीज भरते हैं, कॉपीज भरते हैं, तो उससे बेटा कुछ नहीं होता। अच्छा है आपके पास में अगर नॉलेज बहुत ज्यादा है तो आप सप्लीमेंट्रीज भरिए, लेकिन अगर आप उसमें बेकाम की चीजें लिख रहे हैं, बेमतलब की चीजें लिख रहे हैं, तो कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। आप आंसर छोटा लिखिए, शॉर्ट एंड स्वीट। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने तो यूपीएससी का प्रिपरेशन किया हुआ है, तो यूपीएससी के अंदर जब कॉपी चेक होती है तो वहां फालतू लिखने की इजाजत नहीं होती अपन को। स्कूल स्कूल टाइम के दौरान और कॉलेज में तो इजाजत होती है, भाई जितनी कॉपी भर सकते हो भर के आओ, लेकिन वहां पर फिक्स होता है कि आपको अगर 20 वर्ड्स का बोला है तो नाप तोल के फिक्स 20 वर्ड्स लिख के आइए, और अगर आपने 20 वर्ड से ज्यादा आंसर को लिखा तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स काट दिए जाएंगे ज्यादा लिखने के, क्योंकि कई बार ज्यादा बोलना भी आपके लिए नुकसानदायक है, कोई मतलब नहीं है उसको ज्यादा लिखने का। फिर नेक्स्ट चीज, यहाँ पर बच्चों के साथ में एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि सर हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो बेटा उसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश वीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, आपने चैप्टर को पढ़ा नहीं है ध्यान से। चैप्टर को अगर आप ध्यान से पढ़ते तो वो वर्ड्स जो कि क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं आपके दिमाग में होते। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो वही तो वर्ड आएंगे क्वेश्चन की फॉर्म में, आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ये कल्चरल अचीवमेंट के बारे में पूछ रहा है, ये इस चीज के बारे में पूछ रहा है। और फिर थोड़ी बहुत ग्रामर सही होनी चाहिए। पहला प्रॉब्लम तो ये, अगर ये दोनों कमजोरियां दूर करोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये सबसे पहला काम आपको करना भी है। आपको क्वेश्चन आंसर तब देना है जब सबसे पहले उसका आपको समझ में आ जाए, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि आफ्टर ऑल आपसे पूछना क्या चाह रहा है। वो मतलब अगर आपके दिमाग में बैठ गया, फिर आपको काम करना है, आपको आंसर की थीम तैयार करनी है अपने दिमाग में, उसका प्रोसेस तैयार करना है कि मैं इसका आंसर कैसे दूं, कौन कौन से स्टेप बनाऊं, कितने पॉइंट्स में दूं। इस तरीके से पूरा पिक्चर अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए, और फिर उसके बाद में आंसर देने की कोशिश कीजिए बना के। सबसे पहले चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, और पढ़ने के बाद में जो जो आपने सीखा उसको आंसर में अप्लाई करिए, आंसर बना के लिखिए। उससे सबसे अच्छा काम ये होगा कि स्टोरी की तरह पूरा चैप्टर दिमाग में रहेगा, आपको 1% रटने का बॉदरेशन नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा।
और आप इजीली फ्री हैंड होके लिख के पाएंगे। जितना भी आपको नॉलेज है आप कॉपीज भर देंगे उसमें। और जो अगर आप रट के गए तो रट का तो यही है कि रटने का तो यही है कि अगर आपने एक लाइन याद करी वो भूल गए तो फिर टेंशन, बार बार परीक्षा में जाने से पहले तक वो किताब देख के देखता रहेगा कि ये लाइन का क्या होगा। आप बुक के अंदर सिर्फ नोट्स कॉपी में अपने पॉइंट्स अपडेट करो, अच्छा इसका पॉइंट ये होगा, इस तरीके से अपडेट कर लो। लेकिन आंसर फाइनली आपको इस तरीके से देना चाहिए। वैसे हम आपको एक एक आंसर लिखवाएंगे, जिसको रटना है वो रटे, जिसको समझ के लिखना है वो समझ के लिखे। तो स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट से, देखिएगा। ये जो मैंने एक्स्ट्रा बातें बताई ये क्वेश्चन आंसर के रिगार्ड, ये हर क्लास में नहीं बताएंगे हम, ये हमने आपको सबसे पहली बार क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं ना। और 10th का क्योंकि इंपॉर्टेंट मामला है, बोर्ड क्लास है, तो हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि किस तरीके से आपको लिखना है। आंसर लिखते वक्त एक ये चीज का भी ध्यान रखें, जितना हो सके गलतियां ना करें, मिस्टेक्स ना करें। कई बार हम बच्चों को देखते हैं एक लाइन लिख दी फिर ऐसे लिख के फिर काटा फासिया कर रहा है। काटा फांसी ना करें, वाइटनर का यूज ज्यादा ना करें। जो लिखना है एक ही बार में सही करें, और वो कब होगा, जब दिमाग में पहले आप उसकी फॉर्मेटिंग बना लेंगे या फिर पीछे रफ पेज पे उसकी फॉर्मेटिंग बना लो। अब आप सोचोगे सर एसएसटी में काई का रफ पेज बना लो, आप तो रफ पेज पीछे कोई मना थोड़ी है। रफ पेज बनाकर वहां उसकी फॉर्मेटिंग करिए कि इसमें मुझे आंसर किस तरीके से लिखना है, कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड करने हैं। और जब आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलोगे तो फिर आपके आंसर में आपको वाइटनर और क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप आंसर ऑलरेडी सही लिखोगे। और ये चीज जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ एसएसटी पे अप्लाई नहीं होती, बल्कि हर एक सब्जेक्ट पे अप्लाई होती है। आप कहोगे सर मैथमेटिक्स पे कैसे अप्लाई होती है, तो मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन लिखना है उसको पहले रफली आप पीछे करके देख लो, दिमाग में उसका पूरा सॉल्यूशन सेट कर लो, और फिर उसको आगे आप कॉपी में करिए, एक भी गलती नहीं होगी। और अगर आप ऐसे ही हवा में लिखना शुरू कर दिए तो फिर आपके उधर कट मार्क्स लगेंगे और वाइडनर का यूज आपको करना पड़ेगा। और ये मैं क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहले ही नंबर पे उसको काटा फांसी दिखा दी और अपनी कमियां दिखा दी, तो फिर एग्जामिनर का माइंड सेट होता है, एग्जामिनर के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, वो सिर्फ माइंड सेट के अकॉर्डिंग, अगर आपने शुरू के 4 आंसर सही लिखे हैं तो उसका एक माइंड सेट बन जाएगा, हाँ अच्छा लिख रहा है ये लड़का, और वो उसी माइंड सेट से फिर कॉपी चेक करेगा। लेकिन अगर आपने उसको पहले या दूसरे पैराग्राफ में अपनी कमियां उजागर कर दी, अपनी कमियां दिखा दी, तो उसका माइंडसेट फिर वैसा बन जाएगा और आपके मार्क्स पे इसका सीधा असर पड़ेगा। इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ, और खासतौर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 10th क्लास का मामला है, बोर्ड का मामला है। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने काफी एक्स्ट्रा चीजें बताई, हर एक क्लास में ये नहीं बताएंगे, पहली बार क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं आपको इसलिए बताया है। अब देखिए सबसे पहले वेरी शॉर्ट हम आपको बताते हैं। सेक्शन 1 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में क्या है। और मैं एक अच्छे स्टूडेंट किसको मानता हूं, अच्छा स्टूडेंट वो है जो सिर्फ बुक के पीछे दे रखा है उसी को तैयार करके जा रहा है। मेरे हिसाब से वो अच्छे स्टूडेंट नहीं है। मतलब आपको जो हमने टॉपिक पढ़ाया और हर एक लाइन से अगर आप वेरी शॉर्ट बनाना सीख गए कि ये मैंने ऐसे पढ़ा, इसमें से कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो फिर आप एक अच्छे स्टूडेंट। फिर अगर आप ऐसा करेंगे ना तो बुक के पीछे के आंसर टीचर को लगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद उसको सॉल्व करना। देखिए वेरी शॉर्ट में सबसे पहला क्वेश्चन, विच वर द मेजर महाजनपद ऑफ राजस्थान, विच वर द मेजर महाजनपद ऑफ राजस्थान। अब इधर मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, आंसर भी लिखूंगा, क्योंकि अभी तक हमको ऐसा लगता है कि हो सकता है कई बच्चों के पास में बुक्स नहीं है, अभी वो शायद ऑनलाइन ही डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ही रखना है, आपको बुक तो लेनी है, मार्केट्स में आ चुकी है, आप परचेज करिए या फिर नेट से डाउनलोड करिए। बुक बहुत जरूरी है, टीचर ने पढ़ा दिया उसके बाद में सारी नॉलेज को एक बार अपडेट करने के लिए बुक जरूरी है, क्वेश्चन आंसर करने के लिए बुक जरूरी है। आप अगर पर्सनली अपने नोट्स बनाते हैं अलग से उसके लिए बुक जरूरी है, लेकिन हम इधर क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख रहे हैं। ये क्वेश्चन जिसने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है वो इसका आंसर 1 सेकंड में दे सकता है,
जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, महाजनपद बताए थे, तो दूसरे टॉपिक के अंदर जब मैं राजस्थान के महाजनपद की बात कर रहा था, तो मैंने बार बार रिपीट किया था कि ये 3-4 महाजनपद राजस्थान के मेन है और उन्हीं का नाम इसमें आपको लिखना है। देखिए मैं लिखता हूं आपको, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा था उनके दिमाग में मेरे आंसर लिखने से पहले पता है उनको कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला जांगल प्रदेश, लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है। एग्जाम में अगर आपने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया जांगल प्रदेश, मत्स्य, तो मार्क्स तो मिलेंगे लेकिन इम्पैक्ट इतना पॉजिटिव नहीं जाएगा। अगर आपको इम्पैक्ट पॉजिटिव डालना है तो आप स्टेप बाय स्टेप हर एक काम करके उसको दिखाइए। और क्वेश्चन आंसर में मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि जिस थीम के अंदर उसने क्वेश्चन पूछा है उसी थीम से आप स्टार्ट कीजिए। जैसे उसने पूछा है विच वर द मेजर महाजनपद, तो विच हटा दो और उसको आंसर की फॉर्म के अंदर लेके आइए आप। इस तरीके से लिखने को तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कौन मना कर रहा है, लेकिन एक इंप्रेशन होता है कि बच्चा कितना अच्छे तरीके से लिखता है। और मैंने तो कई ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो उसके अंदर और भी अट्रैक्टिवनेस डाल के आते हैं। किस तरीके से डाल के आते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा। इधर दो तरीके बताऊंगा इसको सॉल्व करने के, एक तो नॉर्मल और दूसरा फ्लो चार्ट। कोई मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हाइलाइटर पेन का यूज करो और ये करो मत करो, लेकिन आप बॉक्स बना के पॉइंट्स बना के अपने आंसर को बहुत ही इंप्रेसिव बना सकते हो। देखिए कैसे, जैसे आपने लिखा द मेजर महाजनपद ऑफ राजस्थान वर, और फिर उसके बाद में एरो लगा दीजिए। मैं इधर आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि मेरा पर्पस सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लगवाना नहीं है, वो तो खुद आप भी लगा सकते हो चैप्टर पढ़ने के बाद। मेरा पर्पस है कि उन्हीं क्वेश्चन आंसर को स्मार्टली आप कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो देखिए आपने ये लाइन पहले क्वेश्चन की उठाई, ये लिख दी, उसके बाद में आप इस तरीके से एक बॉक्स बना सकते हैं पेंसिल की हेल्प से। अट्रैक्टिवनेस कैसे डालनी है बता रहा हूं आपको। और इस बॉक्स के अंदर इससे आपका जो कॉपी भरने का एक क्रेज रहता है बच्चों के अंदर, इससे वो भी फुलफिल होगा। अट्रैक्टिव की जगह अट्रैक्टिव भी लगेगा और आंसर परफेक्ट भी होगा। देखिए जैसे मान लो अपन को पता है कि 4 महाजनपद थे राजस्थान के, तो ए बॉक्स हमने बनाया, इस बॉक्स में 4 पार्ट कर दीजिए। सबसे पहले में आपने नाम क्या लिखा, जांगल प्रदेश। अब मैंने आपको बताया था कि जांगल प्रदेश उस टाइम पे किसको बोलते थे, जोधपुर, बीकानेर, तो ये सारी जगहों के नाम इधर ब्रैकेट में लिख दीजिए। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया मत्स्य नगर, मत्स्य नगर, तो मत्स्य नगर की कैपिटल क्या थी वो इधर लिख दो आप, विराटनगर जिसको जयपुर बोलते हैं। कौन कौन से एरिया में था, अलवर, भरतपुर, जो भी जयपुर, वो सारा लिख दीजिए। तीसरे नंबर पे शिवी, फिर आपका आता है वो शूरसेन जो कि मथुरा वाला पोर्शन है। इस तरीके से चारों का नाम लिख दो, उनकी एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आप नीचे लिख दो, आपका आंसर कंप्लीट होने को। ये वेरी शॉर्ट है, लेकिन इतने बढ़िया तरीके से लिख के आओगे ना, एग्जामिनर 1% भी सोचेगा कि इसको मार्क्स दूं कि नहीं, तो तुरंत उस पर टिक लगा के आपको मार्क्स देके जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैंने पूरा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं नोट्स में ये चारों के नाम आपको बता चुका हूं, और कुछ बच्चों को होमवर्क भी देना पड़ता है कि आपका ये होमवर्क है। अभी मैं पूरा इसको लिख दूंगा कोई मतलब नहीं है, फिर मैंने तब भी पढ़ा दिया अब भी पढ़ा दिया। होमवर्क ये है कि मैंने आंसर लिखने की आपको थीम समझा दी, ओरली पूरा आंसर भी बता दिया, आपको सिर्फ इसको कंप्लीट करना है फेयर कॉपी के अंदर। इतना होमवर्क तो बनता है बच्चे के लिए। नेक्स्ट, टीचर वो नहीं है जो बच्चे को तोते की तरह हर एक चीज रटाए। टीचर आपके लिए गाइड है, टीचर आपको गाइड करेगा, उसके बाद में आपको उसके रास्ते पे चलना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ ग्रीक एम्बेसडर हु विजिटेड बिंदुसार कोर्ट। व्हाट वाज द नेम
हु विजिटेड बिंदुसार कोर्ट। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि बिंदुसार के दरबार में कौन सा ग्रीक एम्बेसडर है, राजदूत है, विदेशी यात्री जो कि आया। मैंने आपको बताया था कि राजाओं के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन, इन सब के टाइम पे, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, इन सब के टाइम पे कोई ना कोई चाइनीज या फिर ग्रीक, ये सब विदेशी यात्री आए। तो आपको इसमें काम क्या करना है, बिंदुसार उठाना है। हमने बताया आपको बिंदुसार कहाँ मिलेगा। हमने आपको जब मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट की तो उसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए, जिसको कि चाणक्य ने राजा बनाया। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आए बिंदुसार। तो बिंदुसार का वो टॉपिक आप उठाना, उसमें ये आंसर आपको गारंटीड मिल जाए। छोटा सा टॉपिक है, 4 से 5 लाइन का, खुद भी सर्च करिएगा इसमें, मैं अभी बता दूंगा 2 मिनट में। लेकिन आप भी सर्चिंग कैपेसिटी बनाइए। कहाँ मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया। मौर्यन डायनेस्टी जहां शुरू होगी, चंद्रगुप्त मौर्य के जस्ट बाद आपको जो बिंदुसार देखने को मिलेगा, बिंदुसार के अंदर आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसमें लिख रखा होगा दूसरी तीसरी लाइन में कि बिंदुसार के दरबार में कौन विदेशी यात्री आया। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए बेटा, मैं इधर आपको वेरी शॉर्ट ऐसे लिखने की वजह, क्योंकि आप छोटी क्लास के कोई बच्चे तो हैं जो आपको मैं एक एक लाइन यहाँ लिख के बताऊं, आप सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं आपके ये क्वेश्चंस ओरली आपको क्लियर कर देता हूं वेरी शॉर्ट, क्योंकि एक ही दो दो लाइनों के हैं। मैंने इधर आपको एक दो क्वेश्चन के एग्जांपल देके लिखने का तरीका तो आपको बता ही दिया। तो एक एक करके अपन इनको ओरली कर लेते हैं, बता देते हैं आपको किसका आंसर कहां मिलेगा। बड़ा क्वेश्चन कोई अगर मुझे लगा कि उसको कैसे पॉइंट बनाना है तो मैं इधर आपको उसको डिस्कस करूंगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ अशोका एज पर द पुराणाज। पुराणों के अकॉर्डिंग अशोक का क्या नाम था। तो मैंने जब अशोक पढ़ाया था तो बार बार उससे उसके लिए मैंने बोला था कि उसको जनता किस रूप में जानती थी, देवा नाम प्रियदर्शी, यानी कि एक ऐसा किंग जो कि जनता को देवताओं के इक्वल पसंद हो, वो था देवानाम प्रियदर्शी। तो ये अशोक का नाम पुराणों के अंदर बता रखा है। हु वाज द लास्ट मौर्यन रूलर। तो मैंने आपको बताया था कि मौर्य एम्पायर कैसे खत्म हुआ और कैसे शुंग डायनेस्टी आई। तो अगर आपको वो स्टोरी पता है, मौर्य किंग जो कि आखिरी किंग था, मैंने कहा था अशोक के बाद में किंग कमजोर होने लग गए, तो वो कमजोर किंग का नाम है बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने की, उसका असैसिनेशन किसने किया, उसी के कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने उसको मारा। और इस तरीके से आखिरी राजा कौन हो गया, आपका बृहद्रथ। नेक्स्ट, व्हाट वाज द वर्क ऑफ एन ऑफिसर नेम्ड समाहारता। मैंने ये सारे ऑफिसर्स के बारे में डिस्कशन किया है आपसे। तो समाहारता क्या करता था, वही टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड इसका डिपार्टमेंट था, फाइनेंशियल। राइट द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय कौटिल्य। कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी, कौन सी बुक लिखी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स ऑफ कौटिल्य। ये बुक के बारे में मैंने बार बार डिस्कशन किया है। नेक्स्ट, नेम द रूलर इन हुज रिजीम पतंजलि वाज प्रेजेंट। मैंने कहा था कई सारे महान विद्वान, कालिदास, पतंजलि, वराहमी और भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, ये सब किसके टाइम पे डेवलप हुए, चंद्रगुप्त सेकंड ऑफ द गुप्त एम्पायर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी के सबसे पावरफुल राजा का नाम क्या है, ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि सातवाहन डायनेस्टी हमने यहाँ पर अनमोस्ट होने की वजह से ज्यादा डिस्कस नहीं की है। तो जो टॉपिक हमने यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं किए, आपकी ड्यूटी बनती है आप उसको एक बार घर पे रीड करके देखें। तो सातवाहन डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन था, सबसे पावरफुल राजा कौन था, आप सातवाहन को ढंग से पढ़ेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। हु वाज द ऑथर ऑफ इलाहाबाद प्रशस्ति। इलाहाबाद प्रशस्ति के ऑथर कौन थे, मैंने आपको बताया था हरिशैन थे। नेक्स्ट, और किसके, इन विच रूलर्स कोर्ट वाज ही प्रेजेंट, और किसके दरबार में वो प्रेजेंट थे, तो वो किसके दरबार में प्रेजेंट थे, समुद्रगुप्त। उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी है। नेम द लेक बिल्ट बाय द मौर्य विच वाज रिनोटेड बाय स्कंदगुप्त। हमने आपको बताया था कि इन्होंने आर्ट के फील्ड में, आर्किटेक्चर में बहुत काम किए। तो स्कंदगुप्त ने
एक लेक है उसके काम को आगे बढ़ाया जिसको मौर्य एम्पायर छोड़ के गया था। तो उस लेक का नाम आप देखिएगा बुक के अंदर सर्च करके। राइट द नेम्स ऑफ लिटरेरी क्रिएशन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कौन कौन से कंपोजिशन तैयार किए, हर्ष चरित और इस तरीके से कई सारे उसने हर्ष, मैंने आपको बताया हर्ष चरित, इस तरीके से उसने 2-3 बुक्स लिखी है। नेम द रिलीजन विच वाज फॉलोड बाय रूल्स ऑफ पाल डायनेस्टी। मैंने आपको पाल डायनेस्टी पढ़ाया था तो बोला था ये कौन से धर्म को फॉलो करते थे, हिंदू धर्म में। अभी अभी जस्ट लास्ट क्लास में बताया है शैव सेक्ट को फॉलो करते थे। नेक्स्ट अब आते हैं बेटा शॉर्ट आंसर टाइप पे, लेकिन वेरी शॉर्ट सिर्फ ये है इतने ही नहीं है। मैं कहता हूं आप हर एक लाइन से वेरी शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर एग्जाम में आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेम द रिपब्लिक्स मेंशन्ड इन द महाजनपद। महाजनपद में कौन कौन से रिपब्लिक्स बता रखे थे, तो 16 महाजनपद थे ना, 16, उनके अंदर जो जो रिपब्लिक्स थे वो आपको इसमें लिखने हैं। राइट द एसेंस ऑफ अशोका धम्म। अशोक के धम्म का मेन एसेंस, मेन उसका भाव क्या था, तो अशोक के धम्म का ये था मॉरल वर्क्स, गुड बिहेवियर, रेस्पेक्ट फॉर ऑल, पिटीनेस, दयालुता, मतलब आपके अंदर पिटीनेस काइंडनेस होनी चाहिए, फॉर एनिमल्स बर्ड्स, हेल्पफुल, बुरे काम नहीं करना, ये सारी चीजें उसके अंदर बता रखी है अशोक के धम्म में। तो अशोक का जो धम्म है वो आपको इसमें लिखना है। एल्यूसिडेट द कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ समुद्रगुप्त। अभी अभी मैंने आपको बताया था, देखिए वही क्वेश्चन आ रहे हैं, समुद्रगुप्त ने कल्चर के फील्ड में क्या क्या अच्छे काम किए, सिक्के छपवाए, म्यूजिक को आगे बढ़ाया, आर्किटेक्चर को आगे बढ़ाया, आर्ट एंड कल्चर में जो जो भी समुद्रगुप्त के काम मैंने आपको इधर समझाए थे वो सारे लिखने हैं। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के ऊपर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो वही सारी चीजें लिखनी है, जैसे सबसे पहला किंग दंती दुर्ग और किंग्स के मेन किंग्स के नाम क्या है और आखिरी किंग कौन था, ये सारी चीजें लिख देना। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपका तैयार। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चोल एडमिनिस्ट्रेशन। चोल एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के ऊपर स्पेशल बात लिखना और फिर कह देना कि 3 पार्ट में बटा हुआ था, सेंट्रल लेवल, प्रोविंशियल लेवल एंड ग्राम पंचायत लेवल, ये सारी चीजें आप इसमें बता देंगे। व्हाट डू यू नो अबाउट पल्लव डायनेस्टी। पल्लव डायनेस्टी जो हमने आपको बताई थी उसके बारे में इसमें 3 से 4 लाइनें लिख देना। मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कनिष्क, और आखिर में जो मैं आपको कनिष्क बता रहा था कुछ कॉइन्स वगैरह इसने छपवाए, कश्मीर के अंदर रूलिंग की, तो कनिष्क के बारे में वैसे उसने बहुत लंबा दे रखा है उधर, आपको सिर्फ 3-4 लाइनें लिखनी है इधर उठा के। लॉन्ग आंसर टाइप का, लॉन्ग आंसर टाइप की बात करें तो डिस्क्राइब द महाजनपद एंड गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर महाजनपद ऑफ राजस्थान। बेटा इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं बोर्ड पे। लॉन्ग थर्ड देखिए आप लॉन्ग आंसर, पहला क्वेश्चन है जिसे आपसे महाजनपद से पूछा गया और पूछना ही था वो, तो मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं कि महाजनपद इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि सारे महाजनपदों के बारे में बताइए और साथ ही साथ राजस्थान के महाजनपद भी बताइए। तो आपको सबसे पहले लिखना है 16 महाजनपद। ऐसे लिखने के बाद में आपको 16 महाजनपदों की एक लिस्ट बनानी है। ऐसे यहां पर आपने जनपद लिखा, यहां कैपिटल लिख दी, और इधर एक बॉक्स और बनाना, उसके बारे में थोड़ी सी बात, एक लाइन की, यहाँ पर महाजनपद, इधर कैपिटल, उसके बारे में थोड़ी बात। इस तरीके से आप टेबल बना देना और सेम टू सेम ऐसे ही बॉक्स बना के आप, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था राजस्थान के महाजनपद भी क्लियर कर देना। आपका ये आंसर 2 चार्ट्स में क्लियर हो जाएगा। एक चार्ट बनाना है आपको 16 महाजनपद का, एक राजस्थान के 4 मेन महाजनपद का चार्ट बनाना, और क्वेश्चन विल कंप्लीट। गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी ऑफ मौर्यन पीरियड। मैंने अच्छे से डिस्कशन किया है आपसे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंपॉर्टेंट पोस्ट, सारी चीजों के बारे में पॉइंट और नोट्स बना के आप लिख देना, और लास्ट में सोसाइटी के ऊपर आप एक नोट लिख देना। डिस्क्राइब द मेजर रूलर्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी के मेन राजाओं के नाम लिखने, और सिर्फ नाम लिखने, उनका टाइम पीरियड, कौन राजा कब से कब तक था, क्या क्या काम किए, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप बताएंगे शॉर्ट नोट, और साथ में कल्चरल अचीवमेंट जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है
फिर अगला नोट बनाना कल्चरल अचीवमेंट ऑफ गुप्त पीरियड, क्या आर्किटेक्चर में ये काम किया, आर्ट एंड कल्चर में ये काम किया, इस तरीके से सारी चीजें आप उसमें लिख देंगे। गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ चोला एंड चालुक्य एम्पायर ऑफ साउथ, और लास्ट में चोल और चालुक्य। तो एक हेडिंग बनाना चोलास की, एक बनाना चालुक्य। चोला के बारे में अब ऐसे टाइप क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक तरीके से दो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए हैं। तो पहले चोला के बारे में 3-4 लाइंस लिखेंगे आप, और फिर देन चालुक्यास के बारे में 3-4 लाइंस लिखेंगे। जहां पे भी आपको दे रखा है चोल और चालुक्य, और उसकी जो भी आपको 3-4 लाइन बेस्ट लगती है ना, आप लिख दो। तो इस तरीके से मैंने आपके बुक के पीछे के सारे क्वेश्चन इधर करवा दिए हैं। और अब आपका काम क्या है, सबसे पहला काम तो ऑनलाइन क्लासेस से एक एक वीडियो को स्टडी करके पूरा टॉपिक क्लियर कर लो, और साथ में अपनी बुक लेके बैठो, नेट पे लेके बैठो या फिर बुक खरीद लाओ बाजार से, उससे स्टडी करिए, फिर होमवर्क पूरा करिए, अंदर के क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अपने आप जो ऑफलाइन हम टेस्ट लेंगे वो सही जाएगा और पहला चैप्टर तैयार हो जाएगा। और मैं आपको सबसे पहले बताया था कि वेटेज, तो हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इनका वेटेज बहुत ज्यादा है, और हिस्ट्री पढ़ने में मजेदार भी है क्योंकि स्टोरीज आती है इसके अंदर। तो ये पहला चैप्टर आपका परफेक्टली क्लियर करवा दिया हमने। इसमें कोई भी क्वेरी आए आप हमसे पूछ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के दौरान। डियर स्टूडेंट, आज के इतने काफी है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको मिलेंगे तो फिर ज्योग्राफी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वाटर रिसोर्सेज। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।